ये देखिए दोस्तों, यहाँ मेरे पास में है एक बोल में पानी। इस तरह मैं मिलाऊंगा कुछ पत्तियां, पेड़ की छाल और एक सीक्रेट हर्बल मिक्सचर। उसके बाद मैं इसे लगभग आधे घंटे तक बॉईल करूंगा और थोड़ा सा मिक्सचर अपने साथ में लूंगा। अब अगर मैं क्लेम करूं कि ये चीज आपकी कार को पेट्रोल या डीजल से ज्यादा अच्छे से चला सकती है, तो क्या आप मेरी बात को यकीन करेंगे? ये एग्जैक्ट स्टंट 90s में हुआ था और जिसने ये स्टंट किया था उसने पब्लिक से 2.27 करोड़ रुपीस ठग लिए थे। ये उसी स्कैम की कहानी है। मेरा नाम है प्रणव, आप देख रहे हैं साइंस इज डोप। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो को बनाने में मेरे पैट्रियन, बाय मी अ कॉफी, नास IO और यूट्यूब के सपोर्टर्स ने मेरी मदद करी है। अगर आप मेरी मदद करना चाहते हैं तो आपको लिंक्स नीचे मिल जाएंगी। ईयर है 1996। IIT दिल्ली के प्रोफेसर सुरेश स्केप्टिकल थे। एक रामर पिल्लई नाम का हाई स्कूल ड्रॉप आउट आदमी तमिलनाडु के एक गांव से उन्हें एक हर्बल मिक्सचर दिखाने आता है जो उसने खुद बनाया था। वो दावा करता है कि ये मिक्सचर कार में पेट्रोल और डीजल के जैसे काम कर सकता है। प्रोफेसर सुरेश बहुत स्केप्टिकल थे, लेकिन अपने सीनियर प्रोफेसर NK झा के अगेंस्ट कुछ कह नहीं सकते थे, जिन्होंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी V रामामूर्ति के साथ मिलकर रामर पिल्लई को इस डेमोन्स्ट्रेशन के लिए दिल्ली इनवाइट किया था। प्रोफेसर सुरेश देखते हैं कि रामर ने डेमोन्स्ट्रेशन शुरू करने के लिए पानी से भरा एक वेसल लिया। सुरेश इमीडिएटली अपने मन में एक जजमेंटल रिमार्क बनाते हैं, कौन से फ्यूल में पानी का कंपोनेंट होता है, मेरा टाइम वेस्ट मत करो। जैसे ही वो ये सोचते हैं, वो देखते हैं कि रामर कुछ पत्तियां, कोई सीक्रेट हर्बल मिक्सचर और कुछ दूसरे इंग्रेडिएंट्स मिलाता है और फिर उस बॉइल्ड सॉल्यूशन में एक जलता हुआ कागज गिराता है। एंड टू एवरीवन्स अमेजमेंट वो सॉल्यूशन आग पकड़ लेता है। वेट व्हाट? सुरेश को यकीन नहीं हो रहा था कि उन्होंने अभी अभी क्या देखा, मगर इससे पहले कि वो इसे एनालाइज कर पाते, प्रोफेसर झा और रामामूर्ति इसकी तारीफ करने लगते हैं, क्योंकि जहाँ तक डेमोन्स्ट्रेशन की बात थी उनके हिसाब से वो सक्सेसफुल था। बहुत जल्दी ही प्रोफेसर झा की उस आदमी के लिए की गई तारीफ पेपर्स में आने लगी, साथ ही देश भर से अन्य पुरस्कार भी। ऐसे टाइम पर जब फ्यूल प्राइसेस 35 रुपीस पर लीटर थीं, रामर के बायोफ्यूल की प्राइस थी लगभग 10 रुपीस पर लीटर। ये गेम चेंजिंग था, ऐसा कुछ जो पूरी फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्री को पलट सकता था और इंडिया को टॉप पर पहुंचा सकता था। जिस आदमी ने ऐसा फ्यूल इन्वेंट किया था जिसे कुछ लोग रेगुलर पेट्रोल से 10 गुना ज्यादा इफेक्टिव बताते थे, उसे लोग इंडिया का न्यूटन कहने लगे थे। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने फ्री लैंड पर फैक्ट्री लगाकर और उसके ऑपरेशन को फाइनेंशियली सपोर्ट करके उसकी हेल्प की, लेकिन प्रोफेसर सुरेश जैसे कुछ लोग उसके इस क्लेम पर काफ़ी स्केप्टिकल थे और जल्द ही रामर पिल्लई को फिर से IIT मद्रास बुलाया गया अपने फ्यूल का डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए, और इस बार वो इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो मैं फाइनली इस शेल्फ को एक्टिवली एक वीडियो में यूज कर रहा हूं। तो यहाँ मेरे पास में कुछ प्रॉप्स हैं, जिनमें हाइड्रोजन आइटम को मैं यहाँ रखूंगा और कार्बन आइटम को मैं यहाँ रखूंगा, और इनके ऑक्साइड्स कार्बन डाइऑक्साइड्स और वाटर। मैं आपको समझाऊंगा कि मैंने इनको इन पर्टिकुलर लेवल्स पे क्यों रखा है, पर उससे पहले समझते हैं कि आखिर फ्यूल होता क्या है। फ्यूल ऐसी चीज है जो बर्न होकर हमें एनर्जी देती है, और बर्निंग क्या होती है? ऑक्सीजन के साथ केमिकल कॉम्बिनेशन होकर उसके ऑक्साइड्स बनने को बर्निंग कहते हैं। अब मुझे कोई चीज बताइए तो जलती है, लकड़ी, पेपर, प्लास्टिक, कोयला, पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस, आपके घर का LPG सिलेंडर, ये सारी चीजें जल सकती हैं। इन सभी चीजों में अलग अलग मात्रा में अनऑक्सीडाइज्ड हाइड्रोजन और कार्बन आइटम्स होते हैं, और भी दूसरे आइटम्स जो जलने के बाद अपनी ऑक्साइड्स देते हैं। यही चीज दिखा रहा है XNOM। ये सल्फर, नाइट्रोजन, फास्फोरस जैसे एटम्स होते हैं। अब बात करते हैं कि मैंने इनको स्पेसिफिक लेवल्स पे क्यों रखा है। ऑक्सीजन के साथ केमिकल कॉम्बिनेशन के दौरान क्या होता है? चलिए हाइड्रोजन का एग्जांपल लेते हैं। हाइड्रोजन में HH बॉन्ड्स ब्रेक होकर HO बॉन्ड्स बनाते हैं, जिससे पानी बनता है, और ये एनर्जी लेवल का डिफरेंस जिसके हिसाब से HH बॉन्ड यहाँ पे और HO बॉन्ड यहाँ पे आता है, इस एनर्जी लेवल के डिफरेंस से ही हमें एनर्जी मिलती है जब हम किसी चीज़ को जलाते हैं, और यही फेंजिस कार्बन और बाकी आइटम्स में भी होती है। और यही एनर्जी जो कि कार्बन और उसके ऑक्साइड्स के बीच में होती है,
इससे ही हमें बर्निंग एनर्जी मिलती है। हाइड्रोजन और कार्बन को जलाने से हमें सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलती है। इसी वजह से ज़्यादातर फॉसिल फ्यूल्स में हाइड्रोजन या कार्बन के कंपोनेंट्स होते हैं, और शायद मुझे हाइड्रोजन को इससे भी कई ज़्यादा ऊपर रखना चाहिए, क्योंकि हाइड्रोजन कार्बन के मुकाबले बहुत ज़्यादा एनर्जी देता है। लेकिन जब भी दूसरे एलिमेंट शामिल हो जाते हैं तो वहाँ से मिलने वाला एनर्जी अमाउंट कम हो जाता है। आप देख सकते हैं कि कैसे बाकी एलिमेंट्स और उनके ऑक्साइड्स के बीच का एनर्जी डिफरेंस काफ़ी कम है। इसीलिए हमें पेट्रोलियम को यूज़ करने से पहले उसको रिफाइन करना पड़ता है, ताकि हम इम्प्योरिटीज़ को हटा सकें। और गैस कीजिए कि सबसे खराब इम्प्योरिटी कौन सी होती है? जी हाँ, ऑक्साइड। क्योंकि अगर उसके पास ना ऑक्साइड है तो आप उसे और नहीं जला सकते। स्पेसिफिक केसेस में आप ऐसा कर सकते हैं, जैसे अगर आपके पास में कार्बन मोनोऑक्साइड है तो आप उसमें एक ऑक्सीजन मिलाकर कार्बन डाइऑक्साइड पा सकते हैं, जिससे आपको कुछ एनर्जी मिलेगी। लेकिन लगभग बाकी सारे केसेस में एक बार ऑक्साइड बनने पर आप उसे आगे नहीं जला सकते और उसमें से और एनर्जी नहीं पा सकते। अब मैं इस पूरे टेंजेंट में क्यों गया, ये दिखाने के लिए कि इस पूरी हायरार्की में ऑक्साइड्स कहाँ लाई करते हैं। वे लाई करते हैं यहाँ सबसे नीचे। मतलब आप किसी पहले से ऑक्सीडाइज्ड हो चुके एटम से कोई भी एनर्जी नहीं निकाल सकते। रामर पिल्लई की स्टोरी पर फिर से जाते हैं और देखते हैं कि उसने क्या किया था। उसके पास इंग्रेडिएंट्स में पत्तियां और पेड़ की छालें थीं। पौधे के हर हिस्से में पानी का कुछ परसेंटेज होगा। ये हमारे शरीर की तरह ही होता है, जिसमें लगभग 60% पानी होता है। यही बात उस हर्बल कंकॉक्शन पर भी लागू होती है जो रामर यूज़ कर रहा था। प्लांट एक्सट्रैक्ट्स में पानी होगा, यानी कि एक ऑक्साइड जो बर्न नहीं होगा। और अगर ये भी काफ़ी नहीं था तो उसने अपना सारा सामान पानी में ही बॉयल किया था। साथ ही और सभी इम्प्योरिटीज़ भी उसमें हो सकती थीं। तो क्या हर्बल फ्यूल मुमकिन है? ऐसा फ्यूल जो कार्स वगैरह चलाने में सक्षम हो। कार को हाईली कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोकार्बन्स की ज़रूरत होती है। अगर आपके पास पौधों के हिस्सों से ये निकालने का कोई तरीका है तब तो ठीक है, पर रामर ने ये तो नहीं किया था, है ना। मेरा पॉइंट ये है कि रामर के पास जो भी सामान थे उनमें वाटर का एक सिग्निफिकेंट परसेंटेज था, और वे कोई लो ग्रेड सब्सटेंसेस थे जो पेट्रोल और डीजल की फ्यूल क्वालिटी के आसपास भी नहीं थे। तो अब सवाल ये आता है कि रामर ने अपने डेमोन्स्ट्रेशन में इसे फ्यूल की तरह इतने अच्छे से जलाया कैसे था। रामर पिल्लई को एक बार फिर से डेमो की रिक्वेस्ट आती है, इस बार आईआईटी मद्रास से। रामर अपने आईआईटी दिल्ली वाले डेमो के सफल होने के कारण कॉन्फिडेंस से भरा होता है और रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता है। यहाँ ध्यान दीजिए कि आईआईटी मद्रास के वी गणेशन जैसे प्रोफेसर्स ने पहले सोचा था कि रामर का इन्वेंशन इम्प्रेसिव था, पर वे अब भी उसे डेमो चाहते थे। रामर ने सोचा शायद साइंटिस्ट्स अपनी साइंस का उपयोग करके उन्होंने जो देखा उसका मतलब निकालना चाहते हैं। कुछ दिन बीते और रामर आईआईटी मद्रास में डेमो दे रहा था। अब तक वो ऐसे सैकड़ों डेमोज दे चुका था और उसकी अच्छी तरह प्रैक्टिस हो गई थी कि क्या करना है और किस सीक्वेंस में करना है। जब रामर हर्ब्स को मिला रहा था तब एक प्रोफेसर को उसके यूज किए जा रहे स्टिरर पर संदेह होता है। स्टिरर एक ग्लास या मेटल की रॉड होती थी जो कभी कभी खोखली होती थी। रामर इंसिस्ट करता था कि वो उसे उपलब्ध कराए गए ग्लास स्टिरर के बजाय अपना मेटेलिक स्टिरर ही यूज करेगा। प्रोफेसर देखते हैं कि स्टिरर के एक सिरे से कुछ ऑयली सा टपक रहा है। करीब से जांचने पर वो देखते हैं कि उसमें किसी तरह का लिक्विड भरा हुआ था जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का एक मिक्सचर निकलता है। इसी ने रामर को उसके कंकॉक्शन को इतनी आसानी से जलने लायक बनाया था। फाइनली उसकी ट्रिक सामने आ गई थी। हर्बल फ्यूल जैसा कुछ नहीं था, ये तो साधारण पेट्रोलियम था। रामर को अपना केस साबित करने के लिए कई सारे मौके दिए गए, पर वो ये करने में फेल हो गया और साइंटिफिक कम्युनिटी ने उसे सीरियसली लेना बंद कर दिया। लेकिन रामर जैसे फ्रॉड की ट्रिक्स का पर्दाफाश हो जाने के बाद भी कुछ ऐसे एंटी साइंस लोग हमेशा होंगे जो इस बात का जस्टिफिकेशंस ढूंढ निकालेंगे कि इस कहानी में विलन साइंटिस्ट्स हैं। वे कोई ना कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का एंगल ढूंढ ही लेते हैं जो उनके नैरेटिव में फिट हो सके। जैसे इस केस में ऐसे लोग थे जो क्लेम कर रहे थे कि साइंटिस्ट इस बात से जेलस थे कि लोअर इकोनॉमिक स्तर का एक आदमी एक्सप्लॉयटेटिव पेट्रोलियम इंडस्ट्री को चैलेंज कर रहा था। उन्होंने अपने आप को विक्टिम दिखाने का एक तरीका ढूंढ लिया था। रामर ने उसका फ्रॉड सामने आने के बाद भी इस सपोर्ट का यूज दो चीजें करने के लिए किया। पहला, तमिलनाडु गवर्नमेंट से फाइनेंसिंग लेने के लिए, और दूसरा, पब्लिक को अपना फ्यूल बेचने के बिजनेस को जारी रखने के लिए। पर रामर का अच्छा टाइम खत्म होने वाला था। साल है 2000। उसके खिलाफ सीबीआई में एक केस फाइल किया जाता है और एक इन्वेस्टिगेशन कराई जाती है। सीबीआई की रिपोर्ट कंक्लूड करती है कि रामर का बायोफ्यूल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जैसे टोलुइन और नैफ्था व गहरा का एक मिक्सचर था जो व्हीकल्स को नुकसान पहुंचा सकता था।
अपने कुछ साथियों की मदद से रामर ने इन्हें रिफाइनरीज से चुराया, लोगों को अपना फ्यूल बेचा, उन्हें धोखा दिया और इसे हर्बल की तरह बेच के 2.27 करोड़ का रेवेन्यू कमाया। हालांकि रामर सीबीआई इन्वेस्टिगेशन होने के 16 और साल तक बेल पर बाहर रहा, लेकिन उसके सपोर्टर्स, इन्वेस्टर्स और कस्टमर्स का उस पर से भरोसा उठ चुका था। वो भले ही जेल में नहीं रहा, पर उसने अपना बिजनेस और इनकम खो दी थी। पर ये उसके स्कैमिंग डेज का एंड नहीं था। 2010 में जब ये सीबीआई केस पेंडिंग ही था, रामर फिर से रिसर्फेस हुआ। इस बार एक अलग नाम से, पोन्नु पिल्लई रामर, और एक नए फ्यूल के साथ। मिक्स अलग था लेकिन क्लेम वही था, 5 रुपए प्रति लीटर का फ्यूल जो कार चला सकता था। मगर रामर की बदकिस्मती थी, उसने अपनी एक खराब रेपुटेशन बना ली थी। 90s में उसने जो स्कैम किया था, उस वजह से कोई भी इन्वेस्टर्स उसे सपोर्ट करने के लिए रेडी नहीं थे। 2016 में कोर्ट उसे और उसके साथियों को लोगों को धोखा देने और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की चोरी करने के लिए फाइनली कन्विक्ट कर देती है। उन्हें 3 साल की जेल और हर एक पर 30,000 रुपये का फाइन लगता है। ये अमाउंट्स उसके आगे कुछ नहीं है जो चीटिंग उन्होंने पब्लिक के साथ की थी, पर हुआ तो यही। ऐसे ही ये स्टोरी एंड होती है। अगर आपको और जानना है तो मैंने सोर्सेज के लिंक्स नीचे डाल दिए हैं। लेकिन एक लेसन जो हम सब रामर की स्टोरी से सीख सकते हैं वो है कि कभी कभी हमारा अपने नेशन के लिए प्राइड हमारी विशफुल थिंकिंग के साथ मिल जाता है, जिस वजह से हम इंडियाज़ न्यूटन जैसे स्लोगन्स बोलने लगते हैं। दुनिया बदल देने वाला कोई इन्वेंशन इंडिया से निकले, ये डिज़ायर हमारे जजमेंट्स को उस पॉइंट तक बायस कर देती है कि रामर जैसे स्कैमर्स हमारा फ़ायदा उठा लेते हैं। ये हम सब में मौजूद उस बायस के साथ भी मिल जाती है कि किसी अंडरडॉग का सपोर्ट करना है क्योंकि उसे आसानी से एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। बस किसी को भी अंडरडॉग बनना होता है। एक और चीज़ जो मैं अक्सर देखता हूँ वो है साइंस पर मिसट्रस्ट। ये लोगों के हेल्थ केयर इंडस्ट्री, इंश्योरेंस इंडस्ट्री या इस केस में पेट्रोलियम इंडस्ट्री के साथ खराब एक्सपीरियंस या पैसों के लिए उनके लालच की वजह से हो सकता है। हालांकि ये इंडस्ट्री साइंस की वजह से ही है, पर ये साइंस नहीं है। अगर साइंटिफिक कम्युनिटी कोई क्लेम एग्जामिन करे और कुछ कंक्लूड करे तो इमीडिएटली ये सोचना कि ये किसी गलत इरादे की वजह से है, बिल्कुल फेयर नहीं है। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया तो मुझे सपोर्ट कीजिए, क्योंकि यही मेरा मेन सोर्स ऑफ इनकम है। आप मुझे वन टाइम सपोर्ट दे सकते हैं इनमें से एक ऑप्शन चूज़ करके, या लॉन्ग टर्म सपोर्ट दे सकते हैं इनमें से एक ऑप्शन चूज़ करके, जिससे आपको स्क्रीन पर दिख रहे पर्क्स मिलेंगे। यूट्यूब और पेट्रियन पर अपने हाईएस्ट टियर सपोर्टर्स का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। अगर आप मेरे हाईएस्ट टियर सपोर्टर बनते हैं तो आपका नाम भी इस तरह वीडियो में डिस्प्ले होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक रैशनल बने रहना भूलिएगा नहीं।